सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। और अब आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है हेड एंड नेक, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक उसका स्कैल्प को डिस्कस करेंगे। अपर लिम तो मैंने सारी वीडियोस डाली दी है। लोअर लिम में थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू करूंगा। अभी हम हेड एंड नेक अपने कुछ 15-20 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो हेड एंड नेक में हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास स्कैल्प का। अब स्कैल्प हमें पता है क्या होता है। अ, मैं कुछ बाउंड्रीज बता देता हूँ पहले आपको स्कैल्प की। जैसे हाँ, अगर ये हमारी आईब्रोज हैं, मतलब आईज ऑर्बिट है जिसमें आईबॉल होती है, और दीज आर आर आईब्रोज, तो जो हम इस बाउंड्री को कहते हैं वो होता है हमारा सुप्रा ऑर्बिटल बाउंड्री। तो जो हमारा स्कैल्प है वो हमारा सुप्रा ऑर्बिटल बाउंड्री से लेके जो पोस्टीरियरली हमें पता होता है, एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। जिन लोगों ने स्कल देखा है उनको पता होगा कि हमारे स्कल में एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है पोस्टीरियरली। वहां पे वहां तक हमारा स्कैल्प होता है, मतलब सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक। और साइड्स में जो हमारा सुप्रा टेम्पोरल लाइन है वहां तक हमारा स्कैल्प होता है, उसका एक्सटेंट। तो यानी जो भी हमारे हेयर्स होते हैं सुप्रा और ये हमारे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक, दे आर इन द स्कैल्प। जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से नीचे है, दे आर दोज हेयर्स आर नॉट इन द स्कैल्प। ओके, तो ये तो हमारा स्कैल्प का एक्सटेंट हो गया। अब जो हमारा स्कैल्प होता है उसमें 5 लेयर्स होती हैं, और जो 5 लेयर्स का निमोनिक है वो खुद स्कैल्प है, मतलब SCALP। ये इन 5 लेयर्स का निमोनिक है। तो पहली लेयर तो हमारी स्किन है। दूसरी लेयर होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी लेयर होती है हमारी एपोन्यूरोसिस। फोर्थ और द सेकंड लास्ट लेयर इज द लूज एरियोलर टिश्यू। एंड लास्ट लेयर इज द पेरिक्रेनियम। एंड पेरिक्रेनियम नाम से ही पता चल रहा है, क्रेनियम आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज एडहेरिंग टू द स्कल। ये स्कल बोन का मतलब स्कल बोन से एकदम अडहेरेंट होती है। अब देखो, एक बात समझने की है कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? दो चीजों को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू से ऊपर हमारा स्किन है, और उससे नीचे एपोन्यूरोसिस लेयर है। तो यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा होगा, दैट इज स्किन एंड द एपोन्यूरोसिस। तो यानी जब भी स्कैल्प की सर्जरी होगी या कोई सर्जरी होगी जिसमें हमें स्कैल्प को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें जब हम डाइसेक्ट करेंगे तो ये जो 3 लेयर्स हैं, दैट इज स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, ये तीनों साथ में रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी। मतलब साथ में ही रिफ्लेक्ट होगी। इन 3 लेयर्स को अलग अलग हम नहीं डाइसेक्ट कर सकते, क्योंकि ये कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसीलिए इन 3 लेयर्स को, दैट इज स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, इन्हें हम बोलते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प। वाई? बिकॉज दे आर एडहेरिंग टू ईच अदर। ओके, अब एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे ऊपर लेयर हो गई हमारी स्किन, बीच में हो गया है कनेक्टिव टिश्यू जिसने स्किन और एपोन्यूरोसिस लेयर को जोड़ा हुआ है। उसके नीचे हो गया हमारा लूज एरियोलर टिश्यू। लास्ट में हो गया पेरिक्रेनियम। और उनके नीचे होता है हमारे ड्यूरल वीनस साइनसेस। ड्यूरल वीनस साइनसेस। अब जो ड्यूरल वीनस साइनसेस है, ऑब्वियसली उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होगा। तो एमिसरी वेन्स जो होती है हमारी, एमिसरी वेन्स, वो हमारे ड्यूरल वीनस साइनस से जो सेकंड लेयर ऑफ स्कैल्प है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, वहां तक इनका एक्सटेंट होता है। आपने देखा होगा किसी के स्कैल्प में कोई चोट लग जाए या जरा सा भी कट पड़ जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। वो होती इसीलिए इन एमिसरी वेन्स की वजह से, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर तक एक्सटेंड करती है। तो अगर इधर कोई ब्लीडिंग हुई इस एरिया में, तो सारा ब्लड ड्यूरल वीनस साइनस से लीक होकर बाहर निकलने लगेगा बाय द एमिसरी वेन। और एमिसरी वेन की एक और बात होती है, ये वेल्वलेस वेन होती है, मतलब इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होते जिससे ब्लड स्टॉप हो जाए। ओके, तो अब हम सबसे पहली लेयर को डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्किन। जो स्कैल्प की स्किन होती है, दैट इज वेरी थिक, एंड इट हैज हेयर्स इन इट ऑब्वियसली, एंड इट हैज न्यूमरस स्वेट ग्लैंड्स। ओके, और क्या होता है? और स्कैल्प में सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम जैसे अगर स्कैल्प में किसी को थोड़ा इरिटेशन हो रही है, खुजली टाइप हो रही है, तो जब वो खुजली कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऑयली सब्सटेंस उनके स्कैल्प में लगा हुआ है, जो उनको अपने फिंगर्स में भी फील होता है। दैट इज सिबेशियस सिस्ट। जब सिबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो स्कैल्प में सिबेशियस सिस्ट बनाती है। और जब भी वो अपनी फिंगर उस जगह रखते हैं तो वो सिस्ट रप्चर हो जाती है, और सारा वो सिबेशियस सब्सटेंस बाहर आ जाता है, जो हमें फिंगर में ऑयल की तरह लगता है। दैट इज द सिबेशियस सिस्ट। तो वो इसीलिए है क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स जो स्किन है उसमें न्यूमरसली प्रेजेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट इज dense fibrous connective tissue, and it binds the skin and the aponeurosis layer. ये हमने पहले ही बात कर ली है। और एक और बात, इट इज लेयर ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जैसा मैंने बताया था ऊपर की एमिसरी वेन्स यहाँ तक एक्सटेंड करती हैं ड्यूरल वीनस साइनस डीवीएस से, तो इट इज अ लेयर ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स।
ओके। अब क्लिनिकल क्या है इस लेयर से रिलेटेड। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ना, तो ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो हमारी ब्लड वेसल होती है यहाँ पे एमिसरी वेन, उससे एडहेरेंट होती है। मतलब बहुत टाइटली उसने उस ब्लड वेसल को पकड़ा हुआ होता है। तो अगर कभी उस ब्लड वेसल में इंजरी हुई, तो अब फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी ब्लड वेसल में इंजरी होती है, वो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी उसमें मस्कुलर स्पैज़म आता है, जिससे ब्लड लीकेज कम हो जाए। अब क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये बहुत ही टाइटली अडहेरेंट है उस ब्लड वेसल से, तो स्पैज़म हो नहीं पाएगा। ये वो जो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है कट के बाद, वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, इसलिए प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल रिट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओके। थर्ड लेयर वी हैव इज द एपोन्यूरोसिस। इसे हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है गेलिया एपोन्यूरोटिका। दो नाम है इसके, या तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या फिर गेलिया एपोन्यूरोटिका। अब इस एपोन्यूरोसिस की क्या खास बात है कि ये हमारे स्कैल्प की एक मसल है जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। ये दो मसल्स से मिलके बनी है, एक होती है ऑक्सीपिटालिस और दूसरी फ्रंटालिस मसल। तो ये इन दोनों मसल्स को इंसर्शन प्रोवाइड करती है। मतलब ये दोनों जो मसल्स हैं ये इंसर्ट होती है हमारी एपोन्यूरोसिस लेयर में। तो यहाँ डायग्राम में देखो, ये हमारी ग्रीन कलर से बनी है गेलिया एपोन्यूरोटिका या एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या सिंपली एपोन्यूरोसिस। और उसके नीचे हमें पता ही है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर होती है, हालांकि इसको भी साइड में रखते हैं। तो अब देखो, ये हमारी एपोन्यूरोसिस है। अब कौन सी मसल थी? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, और उसके दो पार्ट थे, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटालिस। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल पार्ट, जिसका ओरिजिन होता है सुपीरियर न्यूकल लाइन से। सुपीरियर न्यूकल लाइन आपको याद आ रहा होगा, ट्रेपीजियस मसल का भी यहीं से ओरिजिन होता है। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन से हमारी जो ये ऑक्सीपिटैलिस मसल है उसका ओरिजिन होता है, और इंसर्शन इसका होता है हमारे गेलिया एपोन्यूरोटिका में। दूसरी मसल हमारी फ्रंटालिस होती है। तो फ्रंटालिस मसल का जो ओरिजिन है वो होता है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द आईब्रो एंड द रूफ ऑफ नोज। मतलब इसका कोई बोनी ओरिजिन नहीं है। ये जो हमारी आईब्रो के अराउंड और जो नोज के अराउंड स्किन है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है, फ्रंटालिस का। और इंसर्शन तो है ही गेलिया एपोन्यूरोटिका में। ओके। तो यहाँ पे अभी क्लिनिकल देखो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी की इंजरी हुई अ, यहाँ किसी इस रीजन में, तो जो ब्लड लीकेज होगा वो ऑब्वियसली आगे ट्रेवल कर सकता है। अब देखो, अब अगर फ्रंटालिस मसल इधर बोन में ओरिजिन हो ले रही होती, तो वो जो ब्लड है वो इधर ही एक्यूमुलेट कर जाता, और ऐसे एक स्वेलिंग सी हमें दिखती। पर क्योंकि फ्रंटालिस मसल का कोई बोनी ओरिजिन नहीं है, तो वो ब्लड सिंपली आगे जाएगा और हमारे ऑर्बिट के अराउंड इधर जमा हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक आई। ब्लैक आई आपने देखा भी होगा बॉक्सर्स के, या ऐसे जिनके थोड़ा हेड में अगर किसी ने पंच मार दिया तो उनकी आंख के अराउंड ब्लैक ब्लैक हो जाता है, दैट इज ब्लड एक्यूमुलेटेड। वो ब्लड एक्यूमुलेट क्यों होता है? क्योंकि फ्रंटालिस मसल आगे बोन में इंसर्टेड नहीं है, वो स्किन में इंसर्टेड है, तो यहाँ पे ब्लड आगे पास हो सकता है और ऑर्बिट के अराउंड जमा हो जाता है। ओके, ये इस लेयर का क्लिनिकल भी था। ओके। नाउ फोर्थ लेयर वी हैव इज द लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है। और लूज एरियोलर टिश्यू का क्या है? इट इज ट्रांसवर्स्ड बाय मेनी एमिसरी वेन्स। हमने ये डायग्राम देखा ही था, ये एमिसरी वेन्स जा रही थी। तो लूज एरियोलर टिश्यू इन्हें ना तो इनसे अच्छे से अडहेर करता है, और इन्हें अच्छे से पैसेज दे देता है सेकंड लेयर तक जाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट कनेक्ट्स सेकंड लेयर टू द ड्यूरल वीनस साइनसेस। मतलब जो हमारी सेकंड लेयर है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, उसे ड्यूरल वीनस साइनस से अच्छे से कनेक्ट करता है। ओके। तो जो एमिसरी वेन्स है मैंने बताया था, नो वैल्व आर प्रेजेंट। तो अगर इन्फेक्शन हमारे सेकंड लेयर में हो गया, क्योंकि एमिसरी वेन सेकंड लेयर तक जा रही है, तो अगर सेकंड लेयर यानी कनेक्टिव टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो ड्यूरल वीनस साइनस तक पहुंच जाएगा। अब अगर वो ड्यूरल वीनस साइनस तक पहुंच गया, तो वो इन्फेक्शन हमारे पूरे ब्रेन में, स्कैल्प में डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम इस लेयर को बोलते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू को, डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। क्योंकि अगर ये लेयर अच्छे से एमिसरी वेन से अडेयर होती, तो ये इन्फेक्शन को पहुंचने ही नहीं देती। अब क्योंकि अच्छे से अडेयर नहीं है, तो इन्फेक्शन इजीली पास कर रहा है, इसीलिए हम लूज एरियोलर टिश्यू को बोल रहे हैं डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। ओके। अब एक चीज और है, ये जो मैंने बताया है उधर, कि अगर इंजरी हो जाए इधर, तो फ्लूइड कलेक्शन होगा, ट्रैवल फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि बोनी अटैचमेंट कोई है नहीं फ्रंटालिस की, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट अराउंड द ऑर्बिट, और उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक आई। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक आई। ये नोट्स आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ओके। अब अगला हमारा इसी इसी लेयर का क्लिनिकल है, दैट इज सेफ्टी वैल्व हेमेटोमा। सेफ्टी वेल्व हेमेटोमा क्या है? कि अगर हमारे क्रेनियल वॉल्ट में कोई फ्रैक्चर होता है, जिससे हमारे ड्यूरा या पेरिक्रेनियम लेयर टियर हो जाते हैं, या उनमें कोई इंजरी हो जाती है, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज प्रिवेंट हो सकता है। क्यों?
क्योंकि लूज एरियोलर टिश्यू के थ्रू ये बाहर ब्लड निकल सकता है, बाहर कोई स्वेलिंग दिख सकती है हमें हमारे स्कैल्प में। और ये जो ब्लड है ये ब्रेन में एक्यूमुलेट नहीं होता है, ब्रेन में कोई हेमेटोमा नहीं होता है। तो इससे हमारे ब्रेन में ब्लड का एक्यूमुलेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। तो दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेफ्टी वैल्व हेमेटोमा। ओके, लास्ट इज द लेयर विच इज पेरिक्रेनियम। अब पेरिक्रेनियम देखो, ये हमारा स्कल है एंड दीज आर द सूचर्स। हमें पता है 5 टाइप के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं स्कल में, जनरल एनाटॉमी में देखा ही होगा आपने। तो ये हमारा पेरिक्रेनियम लेयर है विच इज एडहेरेंट टू द स्कल। और स्कल के ऊपर पेरिक्रेनियम हो गया, नीचे हो गया एंडोक्रेनियम। और ये जो लेयर है ये सूचर्स के अराउंड भी होती है। मतलब बोन्स के जो सब जब सूचर्स फ्यूज नहीं हुए होते ऑब्वियसली तब भी पेरिक्रेनियम तो होगी, और ऑब्वियसली वो सूचर्स के अराउंड भी होगी तब। तो ये सूचर्स के ऐसे यहाँ भी होती है, आप देख सकते हो डायग्राम। तो अब पेरिक्रेनियम लेयर का क्लिनिकल होता है सिफेलोहेमेटोमा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ सब पेरियोस्टियल ब्लीड एंड इट इज बाउंडेड बाय सूचर्स। अब क्या है कि सूचर्स तो, जो हमारी सब पेरियोस्टियल ब्लीड है वो सूचर्स के अराउंड भी होगी, और सूचर के अराउंड तो हमारी पेरिक्रेनियम लेयर ऑब्वियसली है ही। तो क्या होगा, ये ब्लड हमारा इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो छोटी सी स्पेस इधर एक्यूमुलेट हो जाना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब ब्लीडिंग होगा वो उसी बोन का शेप ले लेगा जिस बोन के अराउंड हमारा ये पेरिक्रेनियम लेयर है। तो यूजुअली ये सब पेराइट यूजुअली मेजर केसेस जो ये सिफेलोहेमेटोमा के हैं ये पेराइटल बोन में ही देखे जाते हैं। तो ब्लीडिंग भी पेराइटल बोन का ही शेप लेता है। तो ये इसका क्लिनिकल है, दैट इज सिफेलोहेमेटोमा। नेक्स्ट है हमारा नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प। अब आप देख सकते हो नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प कितनी रिच नर्व सप्लाई है। तो ये ये हमारा सुपीरियर व्यू है स्कैल्प का। तो ये नोज एंड दीज आर द ईयर्स। अब आप ऐसे याद रखो कि ईयर्स के आगे हमारे पास 4 नर्व्स हैं और ईयर्स के पीछे हमारे पास 4 नर्व्स हैं। जो ईयर्स के आगे हमारे पास 4 नर्व्स हैं उसमें से सबसे पहली जो है दैट इज सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सेकंड इज द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, एंड दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। एंड ऑप्थेल्मिक नर्व इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ट्राइजेमाइनल नर्व सारी नर्व डिटेल में देखेंगे 1 से लेकर 12 तक। अभी आप बस इतना याद रखो कि supratrochlear, supraorbital supplying the scalp are branches of ophthalmic nerve, which is the first branch of trigeminal. Okay. Third nerve is the zygomaticotemporal nerve, and it is branch of maxillary nerve. Maxillary nerve is the second branch of trigeminal nerve. Fourth nerve is the auriculotemporal nerve, and it is branch of mandibular nerve, which is the third branch of maxillary nerve. Maxillary nerve की 3 ही ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, जिसमें से फर्स्ट 2 ऑप्थेल्मिक की हो गई, थर्ड हमारी मैक्सिलरी की हो गई, एंड फोर्थ हमारी हो गई मैंडिबुलर नर्व की। ओके, उसके बाद जो नर्व्स हमारे ईयर के पीछे सप्लाई कर रही है दे आर ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल। इन नर्व्स की जो मैंने ये रूट वैल्यू अभी लिखी है वो आप अभी याद ना भी करो तो ठीक है, आगे जब हम सर्वाइकल प्लेक्सस देखेंगे तब आप इन्हें याद कर लेना। अभी आप बस नर्व्स याद रखो ये 4, और बस ये याद रखो कि दे आर द ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, दे आर द ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। अभी आप बस इतना याद रखो। ओके, तो ये हो गई हमारी स्कैल्प की रिच नर्व सप्लाई। आप ये डायग्राम अच्छे से याद करना क्योंकि एग्जाम्स में प्री प्रॉफ या प्रॉफ इनमें स्कैल्प पे शॉर्ट नोट आता है, तो उसमें ऑब्वियसली आप स्कैल्प के बारे में 5 लेयर्स के बारे में लिखोगे और फिर ये नर्व सप्लाई का डायग्राम भी बना दोगे। ओके, नेक्स्ट कम्स द ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प। अब देखो ब्लड सप्लाई में आप ऐसे याद रखो, ईयर के आगे वी हैव 3 आर्टरीज एंड पोस्टीरियरली वी हैव 2 आर्टरीज। और आप इसको मतलब रटने से अच्छा जब हम आगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इनकी ब्रांचेस अच्छे से डिटेल में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और आर्टरीज के नाम से भी आप याद रख ही सकते हो कि कौन सी ईयर के आगे होगी या कौन सी किस रीजन में होगी। ये आगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी आप डायग्राम याद कर सकते हो, अगर स्कैल्प में शॉर्ट नोट वगैरह आ गया तो ये भी बनाओगे ही आप। सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये 3 होती है हमारी ईयर के आगे। और पीछे होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर से तो पता ही चल रहा है ऑरिकल के पोस्टीरियरली है, और ऑक्सीपिटल से पता ही चल रहा है ऑक्सीपिटल रीजन में। तो जो हमारी सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है दे आर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वी हैव 5 ब्रांचेस। तो उसमें से 2 ब्रांचेस तो मतलब एक ब्रांच हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जिसकी 2 ब्रांचेस ये हैं। ओके,
देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमारे पास 8 ब्रांचेज होती हैं, तो उन 8 में से 3 तो यही है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। ओके, अब ये डायग्राम है, ये आर्टीरियल सप्लाई का। इसमें आप देख सकते हो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड है, दो में पड़ गई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल तो जब हमारे क्रेनियम में जाएगी, ब्रेन के एरिया में जाएगी, तब उसकी ब्रांचेज आती हैं। हेड एंड नेक के रीजन में, मतलब नेक के रीजन में और माउथ में उसकी ऐसी कोई खास ब्रांच कुछ नहीं है। एक्सटर्नल की आप देख सकते हो, एक उसकी ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ये सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये सब ठीक है। अब एक चीज आप ये देख सकते हो कि जब हम क्रेनियोटमी का इंसिजन देते हैं, मान लो किसी की ब्रेन सर्जरी है या कुछ भी है, क्रेनियोटमी का इंसिजन देते हैं, दे आर गिवन इन द सेंटर, दे आर गिवन इन द सेंटर। ओके, एक और क्लिनिकल, टेम्पोरल फोसा। हमारे पास एक मसल होती है टेम्पोरालिस मसल, विच इज अ मसल ऑफ मैस्टिकेशन। आपने इसे फील भी किया होगा जब आप च्यू करते हो और मतलब जोर से अपने दांतों को दबाते हो, तो आपके टेम्पोरल रीजन में मसल फील हो गया आपको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, दैट इज द टेम्पोरालिस। तो वो टेम्पोरल फोसा में प्रेजेंट होती है। और टेम्पोरल फोसा किन किन बोन्स का पार्ट है, दैट इज पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, स्फिनॉइड एंड टेम्पोरल बोन, इन चार बोन्स का पार्ट है। और जो टेम्पोरालिस है, इसका ओरिजिन टेम्पोरल फोसा से है और इसका इंसर्शन हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल पे है। जिन्होंने देख लिया है मैंडिबल बोन, उनको पता होगा रैमस ऑफ मैंडिबल। जिन्होंने नहीं देखा है वो मतलब गूगल करके इसकी फोटो देख सकते हैं, रैमस ऑफ मैंडिबल। तो अभी इतना याद रखो कि टेम्पोरालिस मसल जो है उसका ओरिजिन टेम्पोरल फोसा से है और इंसर्शन मैंडिबल पे। और जो टेम्पोरालिस मसल है, दैट इज कवर्ड बाय द टेम्पोरल फेशिया। ओके, कोई अगर आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में थिकेस्ट फेशिया कौन सी है, तो कोई बोलेगा डीप सर्वाइकल फेशिया, कोई कोई फेशिया बोलेगा, कोई फेशिया लाटा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आंसर है टेम्पोरल फेशिया। टेम्पोरल फेशिया इज द थिकेस्ट फेशिया इन द बॉडी एंड इट इज यूज्ड फॉर टिम्पैनोप्लास्टी। जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सर्जरी होती है, जिसमें मान लो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हमें रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है, तो टेम्पोरल फेशिया को यूज करते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर टिम्पैनोप्लास्टी। ओके, तो जो हमारी ये तो हमने देख लिया कि टेम्पोरल फोसा से लेके मैंडिबल तक हमारी टेम्पोरलिस मसल है। जो टेम्पोरल फेशिया है वो टेम्पोरल फोसा से लेके जाइगोमैटिक आर्च तक एक्सटेंड करती है। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टेम्पोरल फोसा टू जाइगोमैटिक आर्च। तो ये था हमारा हेड एंड नेक का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कैल्प। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फेस, फेशियल मसल्स, ब्लड सप्लाई ऑफ फेस, नर्व सप्लाई ऑफ फेस, डेंजरस कनेक्शन ऑफ फेस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंजरस कनेक्शन ऑफ फेस, देन वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस, ये सब। तो अभी के लिए आप स्कैल्प को अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। थैंक यू एवरीवन।